बताने वाला है आपको इस गेस्ट के लिए 1 कप मिल्क बनाना है। कितने कप? 1 कप मिल्क बनाना है आपको। तो 1 कप मिल्क बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए? देखो, आपको चाहिए 50 ग्राम, तो आपको चाहिए शुगर। 50 ग्राम तो आपको चाहिए शुगर। तो 1 कप टी बनानी है आपको, तो 50 ग्राम शुगर चाहिए और आपको 50 ग्राम ही सपोज करो मिल्क चाहिए। 50 ग्राम मिल्क और 50 ग्राम शुगर चाहिए। क्लियर है? इन दोनों को आप कंबाइन कर देते हैं, ठीक है, तो आपके पास 1 कप टी मिल जाती है। अब सपोज करो ये तो एक के लिए बनानी है आपको। सपोज करो 2 गेस्ट आपके यहाँ आ गए, तो 2 गेस्ट के लिए आपको कितनी कप टी बनानी पड़ेगी? 2 कप टी। कितनी कप टी बनानी पड़ेगी? 2 कप टी बनानी पड़ेगी। क्लियर है नहीं? 2 कप टी हमको बनानी पड़ेगी। अब इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि अब हमारा कितना मटेरियल लगेगा? 100 ग्राम लगेगा शुगर, 100 ग्राम लगेगा शुगर, क्लियर है, और 100 ग्राम ही लगेगा मिल्क। इस हिसाब से जब हम देखते हैं, ठीक है, तो ये अमाउंट हमारी लगेगी, तो 2 कप टी हमारी बनके तैयार है। बट हमारे पास जो अवेलेबल है वो ये नहीं है। अवेलेबल क्या है? हमारे पास 100 ग्राम शुगर अवेलेबल है, ठीक है, और जो मिल्क है वो हमारे पास 50 ग्राम ही है। ध्यान से समझना, मिल्क हमारे पास 50 ग्राम ही है और जो अवेलेबल शुगर है वो 100 ग्राम है। अवेलेबल मिल्क 50 ग्राम है। तो कितनी कप टी आप बना सकते हो? कितनी कप टी बना सकते हो भाई? 1 कप बनाने के लिए तुमको 50 ग्राम मिल्क चाहिए जो हमारे पास है, ठीक है, और शुगर 1 कप बनाने के लिए तुमको जो शुगर चाहिए वो 50 ग्राम चाहिए, लेकिन हमारे पास उसकी डबल शुगर। क्लियर है? हमारे पास कितनी है? उसकी डबल है शुगर, लेकिन मिल्क हमारे पास कितना है? जितना 1 कप के लिए चाहिए उतना ही। तो सोचो, खुद से सोचो कितनी कप टी बनेगी। तो यहाँ पर 1 की कप टी ही हम बना सकते हैं। जब टी बन जाएगी, तो क्या स्थिति रहेगी? जो मिल्क हमारे पास बचेगा, ठीक है, आफ्टर कंप्लीट टी, ठीक है, जब कंप्लीट हो जाएगी बनने के बाद, तो मिल्क हमारे पास बचेगा 0 ग्राम, भी सारा लग जाएगा 1 कप में, ठीक है, और जो हमारे पास शुगर बचेगी, वो शुगर कितनी बचेगी बताओ? वो हमारे पास बचेगी 50 ग्राम, क्योंकि 50 ग्राम ही तो लगेगी इसमें से। क्लियर नहीं है? तो जो खत्म हो जाएगा, ठीक है, जो खत्म हो जाएगा उसे अपन क्या बोलेंगे? लिमिटिंग रिएजेंट। ये लिमिटिंग मटेरियल है यहाँ पर। रिएक्शंस में इसको रिएजेंट बोलेंगे, और जो एक्स्ट्रा बचा रहेगा उसको अपन बोलेंगे एक्सेस रिएजेंट। क्या बोलेंगे? एक्सेस रिएजेंट। तो 2 टाइप के रिएजेंट होते हैं, एक होता है लिमिटिंग रिएजेंट और एक कौन सा होता है? एक्सेस रिएजेंट। क्लियर है? क्लियर है नहीं? एक होता है लिमिटिंग और एक होता है एक्सेस। हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? हम सबसे पहले लिखेंगे कि हमारे पास आइडियल कंडीशन क्या है, फिर हम अवेलेबल कंडीशन लिखेंगे, उन दोनों को मैच करेंगे और फिर अपन पता लगाएंगे कि कौन सा लिमिटिंग है कौन सा एक्सेस में, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर कितने कप चाय बनेगी इसको डिसाइड किया है, कितने कप दूध है हमारे पास इसमें। क्लियर? जो दूसरी चीज एक्स्ट्रा उसने डिसाइड नहीं किया। अच्छा, अब हम रिएक्शन लेते हैं। देखो, रिएक्शन में इसको कैसे समझ सकते हैं? देखो, रिएक्शन की अगर अपन बात करें तो हमारे पास सपोज करो ये 1A है, 1A है, ठीक है, और ये हमारे पास 1B है, ठीक है, और यहाँ हमारे पास बन गया 1C या 2C बन, ठीक है, 1A प्लस 1B से 2C बन गया। 1A में 1 क्या चीज है? स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। क्या है? स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ये 1 क्या है? ये भी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। A का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, B का भी 1 है और C का 2 है। क्लियर? अच्छा, अब अपन ये बात करते हैं 1A 1B से रिएक्शन करके 2C यहाँ पर बना रहा है। क्लियर? ये हमारी क्या है? बैलेंस केमिकल इक्वेशन। क्या है बच्चों? बैलेंस केमिकल इक्वेशन। इसे बोलते हैं अपन बैलेंस केमिकल इक्वेशन। इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अकॉर्डिंग 1A 1B से रिएक्शन करके 2C बना रहा है। अब अपन 1A और 1B की जब रिएक्शन कराते हैं और हम 2C बनाते हैं, ठीक है, तो हम एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिख देते हैं इस चीज से। अब हमें ये देखना है कि हमारे पास जो अवेलेबल है A, जो हमारे पास अवेलेबल अमाउंट है वो कितना है। देखो, A हमारे पास है सपोज करो 0.5A, ठीक है, प्लस B हमारे पास कितना है? 1B, ठीक है। क्लियर? ये 0.5A है और ये कितना है? 1B है। तो हमें ये पता लगाना है C कितना बनेगा। क्लियर? क्या पता लगाना? C कितना बनेगा और कौन लिमिटिंग रिएजेंट होगा। ये दोनों रिएजेंट हो गए A और B, इनमें से एक लिमिटिंग रिएजेंट है और C प्रोडक्ट हो गई, कितना बनेगा ये भी हमें पता लगाना है। तो देखो 1A से 1B कर रहा था, 1A से 1B कर रहा था, तो हमारे पास क्या मिल रहा था? 2C मिल रहा था। क्लियर नहीं? अब यहाँ पर A कितना रहेगा? 0.5A। कितना रहेगा? 0.5A। तो B कितना रिएक्शन करेगा उससे? भाई 0.5A से 0.5B रिएक्शन करेगा। क्लियर है नहीं? और C कितना बनेगा? 1।
हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं 0.5 ए से रिएक्शन करेगा 0.5 बी, और हमारे पास कितना बनेगा 1 सी बन जाए, यानी 0.5 मोल ए 0.5 मोल बी से रिएक्शन करके 1 मोल सी यहाँ पर बनाएगा। क्लियर है? तो अब एक बात बताओ, आफ्टर कंप्लीट द रिएक्शन हमारे पास क्या बचेगा, रिमेन्स बचेगा। कौन सी चीज बचेगी? देखो ए तो हमारे पास 0 मोल रह जाएगी, 0.5 अवेलेबल थी वो पूरी कंज्यूम होगी। बी हमारे पास देखो अवेलेबल है कितनी 1, और चाहिए कितनी, इसके साथ कितनी लग रही है 0.5 की तो लग रही है भाई। इसके अकॉर्डिंग बी के साथ 1 मोल ए चला जाए, ए के साथ 1 मोल बी चला जाए, 0.5 मोल ए के साथ 0.5 मोल भी लगेगा, तो 0.5 बच जाएगा ना, क्योंकि टोटल वो 8 अवेलेबल है, ठीक है। तो बी कितना बचेगा 0.5 बचेगा, और सी कितना बनेगा वो हमारे पास 1 बन जाएगा। क्लियर है? नहीं, ये तो प्रोडक्ट हो गया, इसकी तो बात अपन नहीं करते। अच्छा, तो इस प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट कितना बना है, 1 बना है। ये चीज किसने डिसाइड की? ए ने, बी ने नहीं डिसाइड की, ए ने डिसाइड की। क्लियर है? नहीं, यहाँ पर सी कितना बन रहा था, यहाँ पर सी कितना बन रहा था 2, यहाँ पर ये दोनों 1 प्रेजेंट है, इसलिए यहाँ पर सी कितना बनेगा 1, क्योंकि ये कम है। ए यहाँ पर क्या है, हाफ ही प्रेजेंट है, जितना होना चाहिए उसका हाफ ही अवेलेबल है, तो सी भी उसका हाफ ही बनेगा, जितना बन रहा है 2 सी उसका हाफ बनेगा 1 सी। तो यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? मतलब लिमिटिंग रिएजेंट वो रिएजेंट होता है जो प्रोडक्ट की अमाउंट को लिमिट में कर देता है। क्लियर? जो प्रोडक्ट की अमाउंट को लिमिट में कर देता है, ये जो पहले रिएक्शन में फिनिश हो जाता है। तो हम लिमिटिंग रिएजेंट की डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं? द रिएजेंट, पहले जो खत्म हो जाता है, देखो ठीक है, द रिएजेंट which disappear first in the chemical reaction, and it decide the amount of product also. It decide the amount of product also. It decide the amount of product also, called limiting reagent. उसे पर कौन सा रिएजेंट बोलते हैं? लिमिटिंग रिएजेंट। क्लियर है? चलो, तो यहाँ पर कौन सा रिएजेंट लिमिटिंग है, ए है या बी है? तो ए है। अब देखो, हम लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में 2-3 चीजें और सीखते हैं। देखो, सबसे पहली बात अपन ये करते हैं कि लिमिटिंग रिएजेंट की प्रॉब्लम है भी कि या नहीं। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा लिमिटिंग रिएजेंट प्रॉब्लम, यस और नो। मतलब हमें ये देखना है जो हमें प्रॉब्लम दी हुई है वो लिमिटिंग रिएजेंट से रिलेटेड है या नहीं। इस बार भी क्वेश्चन आ जाता है कि लिमिटिंग रिएजेंट की प्रॉब्लम है बी या लिमिटिंग रिएजेंट प्रॉब्लम नहीं। तो देखो, इसको चेक करते हैं। सपोज करो हमारे पास ये हमारे पास दिया हुआ है 2a + 3b और इससे बन गया 4c + 5d। ये 2 रिएजेंट हो गए, ये 2 प्रोडक्ट हो गए। क्लियर? अब अपन को ये देखना है कि ये प्रॉब्लम लिमिटिंग रिएजेंट की है या नहीं, मतलब इसमें लिमिटिंग रिएजेंट है भी कि नहीं। तो जो सबसे पहले इसमें चीज ध्यान रखनी है, लिमिटिंग रिएजेंट तभी होगा जब एक से ज्यादा रिएजेंट हो। अगर किसी क्वेश्चन में एक ही रिएजेंट दिया हुआ है किसी क्वेश्चन में, तो वो लिमिटिंग रिएजेंट नहीं हो सकता, क्योंकि वो पूरा ही प्रोडक्ट को डिसाइड कर देगा। लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है? जब 2 रिएजेंट कम से कम हो, 2 हो या 2 से अधिक भी हो सकते हैं, तो उनमें से एक लिमिटिंग रिएजेंट होगा। भाई 2 या 2 से अधिक होंगे तभी तो एक रिएजेंट पहले खत्म हो जाएगा रिएक्शन में, दूसरा बच जाएगा वो एक्सेस रिएजेंट, और जो रह जाएगा वो लिमिटिंग रिएजेंट। क्लियर है? अब इसमें अपन सबसे पहले देखते हैं लिमिटिंग रिएजेंट प्रॉब्लम ये, भाई लिमिटिंग रिएजेंट है या नहीं है इसमें। तो इसमें लिमिटिंग अपन लिखेंगे लिमिटिंग रिएजेंट मे बी प्रेजेंट, ठीक है। और अगर मान लो ये 3b होता, सिर्फ एक ही रिएजेंट होता, तो हम लिखते नॉट प्रेजेंट, एब्सोल्युटली नहीं होगा लिमिटिंग रिएजेंट। लेकिन अगर यहाँ पर 2 रिएजेंट है तो हम अभी भी लिखेंगे लिमिटिंग रिएजेंट मे बी, मतलब अभी भी अपन को एक स्टेप और लेना है, ये स्टेप 1 हो गया, लिमिटिंग रिएजेंट मे बी प्रेजेंट। अब स्टेप 2 क्या है? स्टेप 2 बहुत ही सिंपल है, लिमिटिंग रिएजेंट भाई हो सकता है अभी, लेकिन अभी मतलब और चीजें जो अपन को देखनी है जिससे पता चलेगा लिमिटिंग रिएजेंट है भी कि नहीं। दूसरी चीज यहाँ पर क्या है, अपन को ये देखना है कि जो स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट रेशियो है रिएजेंट्स के, ठीक है, स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट रेशियो ऑफ ए और स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट रेशियो ऑफ बी, ध्यान देना, स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ ए और स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ बी, इसका रेशियो इनके नंबर ऑफ मोल ऑफ ए
और नंबर ऑफ मोल ऑफ बी के बराबर है या नहीं है, इस चीज को अपन को चेक करना है, ठीक है। अच्छा, तो इस रिएक्शन में स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट तो दिए हैं ए और बी के, मोल्स मोल वो मैं आपको बता देता हूँ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए के और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी के भी अपन को दिए हुए हैं। ए के नंबर ऑफ मोल्स हमें यहाँ पर दिए हुए हैं 5 मोल, ठीक है, और बी के हमारे पास मोल है 3 मोल। ए के कितने मोल दिए हुए 5 और बी के कितने मोल दिए हुए, लेटर से बी के दिए हुए 15 मोल, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं कि ये दोनों इक्वल है। अगर ये दोनों इक्वल आ जाते हैं तो दैट मींस लिमिटिंग रिएजेंट की प्रॉब्लम नहीं है, और अगर ये दोनों इक्वल नहीं आते हैं मतलब स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ए का और स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बी का रेशो लेंगे और उसको नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी के रेशो को लेंगे और दोनों को अगर मान लो अपन कंपेयर करेंगे वो इक्वल आ जाते हैं तो लिमिटिंग रिएजेंट की प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल है वो, और नहीं आते हैं तो लिमिटिंग रिएजेंट की प्रॉब्लम है, दैट मींस लिमिटिंग रिएजेंट की प्रॉब्लम है। ये बात क्लियर है, लिमिटिंग रिएजेंट की प्रॉब्लम है, ठीक है। तो अब इसको चेक करते हैं, क्लियर है, करें चेक। चलो तो देखते हैं आता है कि इक्वल आता है नहीं आता। तो जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ए का बताओ 2 है, 2 अपॉन बी का बताओ 3 है, ठीक है। अच्छा, नंबर ऑफ मोल्स देखो ए के कितने हैं 5, ठीक है, और बी के कितने हैं देखो, बी के कितने हैं 50, क्लियर है नहीं। तो ये दोनों इक्वल है क्या, ये दोनों इक्वल नहीं है, तो कैंसिल आउट करो 1/3, तो 2/3 इज नॉट इक्वल टू 1/3, दैट मींस ये लिमिटिंग रिएजेंट की प्रॉब्लम है, ये लिमिटिंग रिएजेंट की प्रॉब्लम है, क्लियर है। ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें लिमिटिंग रिएजेंट प्रेजेंट है, तो ए लिमिटिंग रिएजेंट है, बी लिमिटिंग रिएजेंट है, इस प्रॉब्लम को फाइंड आउट करना है, ठीक है। लेकिन अगर सपोज करो मैं यहाँ पर इसके ले लेता 10 मोल, ठीक है, और बी के ले लेता 15 मोल, तो यहाँ पर क्या आता 10/15 आता है नहीं आता, और 10/15 क्या होता फिर से 2/3 हो जाता, क्लियर है नहीं, तो फिर से 2/3 हो जाता, और 2/3 होने का मतलब है ये लिमिटिंग रिएजेंट की प्रॉब्लम नहीं है, दोनों इक्वल आ रहे हैं, यानी यहाँ पर कोई भी लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है, क्लियर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर अभी इक्वल नहीं आ रही तो लिमिटिंग रिएजेंट की प्रॉब्लम है। ये क्वेश्चन आ जाता है कि लिमिटिंग रिएजेंट की प्रॉब्लम है या नहीं है, तो आपको स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ए और बी के इनका रेशो लेना है, इनके मोल्स जो अवेलेबल है इनका रेशो लेना है, जितने मोल्स अपन को दिए हुए हैं इनका रेशो लेना है, और फिर इसके बाद दोनों को करना है इक्वल है या नहीं है, क्लियर है। नहीं है तो लिमिटिंग रिएजेंट की प्रॉब्लम है, और अगर ये इक्वल है तो लिमिटिंग रिएजेंट की प्रॉब्लम नहीं है, क्लियर हो गया। चलो तो ये हो गया हमारे पास स्टेप 2 लिमिटिंग रिएजेंट प्रॉब्लम के बारे में, लिमिटिंग रिएजेंट प्रॉब्लम के बारे में कि वो है या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट की प्रॉब्लम है, नंबर ऑफ मोल्स में लिख देता हूँ, एन के कितने नंबर ऑफ मोल्स दिए हुए हमें 5 और एन बी के कितने नंबर ऑफ मोल्स दिए हैं 15 मोल। चलो अब स्टेप थर्ड यहाँ पर क्या है, देखो स्टेप थर्ड यहाँ पर ये है बच्चों कि अब हमें निकालना है which reagent is limited, सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा रिएजेंट लिमिटेड, which reagent is limited, which reagent is limited। तो देखो इसका एक सिंपल सा तरीका मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। हम क्या करते हैं ए और बी ये जो दोनों रिएजेंट्स हैं इनसे बनने वाले हम प्रोडक्ट का पता लगाएंगे, ठीक है। कितने हम ये देखें कितना मोल ए बन रहा है, कितना मोल ए लग रहा है, कितना मोल बी लग रहा है, क्लियर है। चलो अब ये देखते हैं अपन कि कौन सा रिएजेंट लिमिटिंग है, विच रिएजेंट इज लिमिटिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे कौन सा रिएजेंट हमारा लिमिटिंग है कौन सा नहीं, ठीक है। तो इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जिस रिएजेंट के लिए लोएस्ट आ रहा है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जिस रिएजेंट के लिए लोएस्ट आ रहा है वो होगा लिमिटिंग, क्या होगा लोएस्ट आना चाहिए वो होगा हमारा लिमिटिंग, ठीक है। तो कैसे देखेंगे अपन, दो हमारे पास रिएजेंट है ए और बी, क्लियर है। तो फॉर ए पर अप्लाई करके देखते हैं इस कॉन्सेप्ट को, नंबर ऑफ मोल्स एन ए अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ ए, ठीक है, इसको चेक करते हैं। ऐसी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ बी, इसको चेक करते हैं, ठीक है। दोनों के रेशियो देखते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कितने हैं 5 अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है ए का 2, ठीक है, तो कितना आएगा 2.5 आ जाएगा, ठीक है। बी के लिए देखो नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 15 अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है बी का 3, तो ये कितना आएगा हमारे पास 3, तो किसके लिए लोएस्ट है, इसके लिए लोएस्ट है, दैट मींस ए हमारे पास क्या होगा लिमिटिंग रिएजेंट, क्या होगा ए मतलब रिएक्शन में पहले खत्म हो जाएगा ए, क्लियर है। तो ये हो गया हमारा थर्ड स्टेप जिससे हमें पता लगा कि कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है।
तो ए क्या है हमारे पास लिमिटिंग रिएजेंट और बी क्या है हमारे पास एक्सेस रिएजेंट। ज्यादा बच रहा है, देखो बी के लिए रेशियो ज्यादा आ रहा है तो ये ज्यादा बचेगा, एक्सेस में बचेगा और ये पहले ही फिनिश हो जाएगा। तो प्रोडक्ट कौन डिसाइड करेगा, ए करेगा बी करेगा, जो कम होगा वही तो प्रोडक्ट डिसाइड करेगा। अभी प्रोडक्ट कितना बनेगा, जो रिएक्शन में पहले खत्म हो जाएगा वो चीज प्रोडक्ट डिसाइड करेगी, जो बच जाएगा रिएक्शन में वो प्रोडक्ट डिसाइड नहीं करेगा। क्लियर है नहीं? तो लिमिटिंग रिएजेंट ए होगा। अब हमारा जो लास्ट स्टेप है वो है, लास्ट स्टेप जो हमारे पास है वो है प्रोडक्ट का अमाउंट कितना होगा। ठीक है, यानी अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। मैं लिख देता हूं यहाँ पर अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। तो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, देखो इसका बहुत सिंपल तरीका है भाई, लिमिटिंग रिएजेंट के नंबर ऑफ मोल्स, जो ए है हमारे पास उसके नंबर ऑफ मोल्स अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ ए, इसको अपन इक्वल कर देंगे प्रोडक्ट के, मतलब प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स लिख देंगे। प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स क्या है, एमसी हमें निकालने, अमाउंट का मतलब क्या है, मोल से ही तो है अमाउंट का मतलब, मोल क्या चीज है, अमाउंट ही तो है। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ सी। क्लियर है? तो ये तो हमें पता ही है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ ए कितना आया, ये हमारे पास 2.5 आया था नहीं। क्लियर है? इसके लिए 2.5 आया था, इसके लिए रेशियो कितना आया था, 3 आया था, जिसके लिए कम होता है वो लिमिटिंग रिएजेंट होता है। ठीक है, तो इससे डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना आया 2.5 इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी हमें निकालना है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ सी कितना है 4 है नहीं, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी कितना हो गया, इस 4 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर क्या आएगा 10 मोल। आंसर क्या आएगा 10 मोल, यानी जो सी है वो 10 मोल बनेगा। सी के कितने मोल बनेंगे हमारे पास 10 मोल बनेंगे। क्लियर है नहीं? अच्छा, अगर अपन बात करें कि हमारे पास डी के कितने मोल बनेंगे, ठीक है 4d, ये तो 4 हो गया सी के मोल पता लगाने का तरीका 4d। डी के लिए क्या करेंगे बताओ, डी के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल हम यहाँ पर वही रखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ ए, उसको इक्वल कर देंगे किसके, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डी जिसके निकालने हैं अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ डी। ठीक है, इसको अपन कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 2.5 इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डी निकालने हैं अपॉन डी का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है 5। ठीक है, तो ये हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डी बनेंगे कितने बनेंगे, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 12.5 मोल बनेंगे। ठीक है, तो इस तरह से अपन ने प्रोडक्ट भी डिसाइड कर लिया कि प्रोडक्ट में कितना कितना अमाउंट हमें मिलेगा। क्लियर हो गई? तो इस तरह से अपन कर सकते हैं। एक और इसमें प्रॉब्लम है बहुत ही इंटरेस्टिंग, उसको भी अपन ले लेते हैं। ठीक है, जिससे आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा कि क्या कहानी कहना चाह रहे हैं सर आपसे लिमिटिंग रिएजेंट के लिए। ठीक है, चलो उसको अपन एक बार स्टार्ट करते हैं। देखो जो प्रॉब्लम है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वो प्रॉब्लम ये है 54 ग्राम एल्यूमिनियम रिएक्ट विद, how much gram, 54 gram aluminium react with 160 gram oxygen, 160 gram oxygen, then 54 gram aluminium react with 160 gram oxygen, then find out limiting reagent and product amount इन ग्राम। प्रोडक्ट को बताना है वो कितने ग्राम बनेगा। ठीक है, जो भी प्रोडक्ट बनेगा वो कितने ग्राम बनेगा ये बताना है, और इन दोनों में से कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट होगा, एल्यूमिनियम होगा या ऑक्सीजन होगा। तो देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले अपन को रिएक्शन लिखनी पड़ेगी बैलेंस केमिकल इक्वेशन। हमें क्या लिखनी पड़ेगी, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बहुत ही सिंपल है, देखो एल्यूमिनियम यहाँ लिखा, ठीक है, देखो इस तरह से एल्यूमिनियम लिख दिया, उससे ऑक्सीजन से रिएक्शन करा दी। अब एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या बनता है, तो सिंपल सी इसकी ट्रिक है, O पर -2 चार्ज होता है, Al पर +3 होता है, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला बन जाएगा इसका 3 इसके नीचे, इसका 2 इसके नीचे, तो ये बन जाएगा Al2O3। क्या बन जाएगा बच्चों, Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन गया। ठीक है, इसको पास लिख देते हैं। अच्छा, अब देखो बैलेंस कैसे करेंगे, यहाँ पर एल्यूमिनियम 2 है, यहाँ 3 है, एक काम करते हैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 6 हो जाएगा। ठीक है, और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और यहाँ कर देते हैं 4 से। देखो एल्यूमिनियम 4 हो गए, यहाँ 4 हो गए, ऑक्सीजन 6 है, यहाँ पर भी 6 है। बैलेंस हो गई केमिकल इक्वेशन, यानी कि स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स हमें मिल गए, किसके रिएजेंट्स, दोनों रिएजेंट्स के मिल गए, और हमें यहाँ पर किसका मिल गया, प्रोडक्ट का भी मिल गया। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था चेक करने का तरीका। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, देखो हमारे पास एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल्स होंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले निकाल लेते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम। कैसे निकालेंगे, वेट ऑफ एल्यूमिनियम अपॉन
मोलर वेट ऑफ एल्यूमिनियम, या एटॉमिक वेट। तो वेट क्या है एल्यूमिनियम का, कितना दिया हुआ 54 और एटॉमिक वेट 27 होता ही है इसका, ठीक है। तो हमारे पास मिल जाएगा 2 मोल, ठीक है। ऐसे हमें निकालनी है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की मोल्स कैसे निकालनी है, वेट ऑफ ऑक्सीजन अपॉन मोलर वेट एटॉमिक वेट ऑफ ऑक्सीजन। तो वेट कितना दिया हुआ ऑक्सीजन का, देखो वेट दिया हुआ है हमें 160 ग्राम, ठीक है। और इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो हमारे पास कितना होता है ऑक्सीजन का, वो होता है हमारे पास 32 मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन का, ठीक है। अच्छा तो ये कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 5 मोल, कितना आ जाएगा 5 मोल। तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आ जाए, ठीक है। और हमारे पास क्या क्या आ जाए, देखो मोल्स आ गए और हमें जो वेट हमें स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स आ गए, इतना ही चाहिए। अब हम ये पता लगाते हैं कि ये प्रॉब्लम है या नहीं है, तो लिमिटिंग रिएजेंट प्रॉब्लम है या नहीं है, इसको देखते हैं, ठीक है। स्टेप 1 लिमिटिंग रिएजेंट प्रॉब्लम, फाइंड आउट वेदर दिस प्रॉब्लम इज लिमिटिंग रिएजेंट और नॉट। तो देखते हैं लिमिटिंग रिएजेंट प्रॉब्लम है या नहीं। तो मैंने आपको क्या बताया था, इसका क्या तरीका है भाई, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट एल्यूमिनियम का अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट किसका, हमारे पास ऑक्सीजन का, इसका रेशो लेंगे, इसको किसके इक्वल करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन के। अगर ये इक्वल आ जाता है तो प्रॉब्लम नहीं है, और अगर इक्वल नहीं आता है तो प्रॉब्लम है, तो इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब प्रॉब्लम है तो नहीं आएगा, क्रॉस चेक करने में कोई दिक्कत नहीं। स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट एल्यूमिनियम का कितना है 4 और ऑक्सीजन का बोलो, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑक्सीजन का कितना है 3 है, क्लियर है। और ये देखते हैं नंबर ऑफ मोल्स एल्यूमिनियम के कितने हैं हमारे पास 2 और ऑक्सीजन के कितने हैं 5, क्लियर है। तो देखो ये इक्वल नहीं है, दैट मींस ये लिमिटिंग रिएजेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, ये क्लियर हो गया। चलो अब अपने पास क्या है, ये सब कुछ हो गया, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है, ठीक है। तो स्टेप 2 लिख देता हूं, स्टेप 2 क्या है, फाइंड लिमिटिंग रिएजेंट, फाइंड लिमिटिंग रिएजेंट। इससे क्या तरीका बताया था, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट लोएस्ट है जिस रिएजेंट के लिए, उसको अपन लिमिटिंग रिएजेंट बोल रहे हैं, क्लियर है। तो नंबर ऑफ मोल्स दोनों पर अप्लाई करके देखेंगे, एल्यूमिनियम के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 2 और स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट एल्यूमिनियम का कितना है 4, 2/4, ठीक है। अच्छा कितना है 2/4 कितना है हमारे पास 1/2 यानी 0.5 आ गया, क्लियर, कितना आ गया 0.5 आ गया। अच्छा अगर अपन चेक करें दूसरे का, दूसरा कौन सा ऑक्सीजन का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है हमारे पास 3, कितना है देखो रिएक्शन हो रहा है, देखो रिएक्शन दोबारा लिखता हूं, एल्यूमिनियम 2 था, ऑक्सीजन 3 था और यहाँ पर बन रहा था 2Al2O3, ठीक है। तो एल्यूमिनियम का जो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है, नंबर ऑफ मोल्स 4 है, 1/2 0.5 आ गया। स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट नंबर ऑफ मोल्स 2 है, उल्टा होगा, और स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 4 है, क्लियर है। चलो अब हम बात करते हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन के लिए नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, देखो नंबर ऑफ मोल्स दिए हैं 2, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स कितने दिए 5 अपॉन, और स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है इसका 3, 5/3 का मतलब क्या हो गया, 5/3 का मतलब हो गया हमारे पास यहाँ पर 0. हम इसको 50 बना के डिवाइड कर देंगे 0.16। इसका मतलब क्या है, देखो इसका मतलब सिंपल सा यहाँ पर ये है कि 0.5 और 0.16 को कंपेयर करो, तो यहाँ पर क्लियर क्या पता चल रहा है, किसकी वैल्यू कम है, देखो इसकी वैल्यू कम है, तो दैट मींस लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा हमारे पास ऑक्सीजन, लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा ऑक्सीजन, क्लियर हो गया। मतलब ऑक्सीजन पहले खत्म हो जाएगा रिएक्शन में, उसके बाद कौन खत्म होगा हमारे पास रिएक्शन में, पहले ऑक्सीजन खत्म होगा, उसके बाद फिर हमारे पास जो बचेगा वो एल्यूमिनियम बच जाएगा। तो एल्यूमिनियम तो है हमारे पास एक्सेस रिएजेंट, एल्यूमिनियम तो हमारे पास क्या है एक्सेस रिएजेंट, और ऑक्सीजन क्या है हमारे पास लिमिटिंग रिएजेंट, क्लियर। अच्छा अब कितना अमोल तो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा वो हमें डिसाइड करना है, ठीक है। तो स्टेप 3 लिख देता हूँ, स्टेप 3 क्या है, प्रोडक्ट का अमाउंट निकालना। स्टेप 3 अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, देखो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट निकालेंगे, मैंने आपको बताया था भाई नंबर ऑफ मोल्स कौन है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ ऑक्सीजन, क्लियर है नहीं, इक्वल टू किसके करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Al2O3
अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ Al2O3, इसके इक्वल कर देंगे। तो हमें Al2O3 के जो प्रोडक्ट है उसका नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करना। तो ये हमें पता है इस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ ऑक्सीजन, ये आया हमारे पास 0.16 इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Al2O3, ये फाइंड आउट करना है। और स्टोइकियोमेट्रिक कितना है इसका 2, ठीक है 2 आया था रिएक्शन में। अब हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Al2O3 ये फाइंड आउट करना है। तो कितना आएगा 0.32 मोल हमारा आंसर। नोट करो, क्लियर। अब मैं आपको घर पे करने के लिए प्रॉब्लम दे रहा हूँ, बस एडिट कर रहा हूँ थोड़ा सा। देखो आपको क्या करना है, यहाँ पर इसी इक्वेशन में 540 ग्राम एल्यूमिनियम रिएक्ट विद 3200 ग्राम ऑक्सीजन, यस करते हैं 320 ग्राम ऑक्सीजन, देन फाइंड आउट लिमिटिंग वैल्यू अक्रॉस। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इस प्रॉब्लम को जरूर आप करना।